Okay. So very commonly स्टूडेंट नंबर फिर से डिक्रीज हो गया। ओके, जो लोग क्लास में हो तुम लोग अटेंडेंस जरूर दोगे, नेम रोल नंबर एंड डिपार्टमेंट जरूर मेंशन करोगे। Okay, so am I audible clearly? Hello. Yes, sir. Okay, fine. So अभी जो हम लोग बातचीत करेंगे दैट इज रिले। ओके, सो मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज ये बेसिकली एक मैकेनिकल एक्शन ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है डेफिनेटली, बट इसमें जो हम लोग यूज करेंगे दैट इज टोटली द मैकेनिकल पार्ट। तो बेसिकली ये रिले होता क्या है? एनी आइडिया? किसी का अगर कोई भी अगर जानकारी है तो बोल सकते हो, सही है गलत है वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक बातचीत नहीं हुआ है। प्रीवियस It अगर is कोई, some sort of, yes, sir. हाँ, It is some sort of switch, sir. ओके राइट, सो इट इज डेफिनेटली अ सम सॉर्ट ऑफ स्विच, यू आर एग्जैक्टली राइट। लेकिन नॉर्मल एक स्विच एंड एक रिले स्विच के बीच में थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग करते हैं तो वो तुम लोग को दिखाएंगे। इसका जो फंडामेंटल थिंग है वो भी हम लोग को जानना पड़ेगा। टोटली इट इज अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल दैट मींस मैकेनिकल चीज के ऊपर बेस किया हुआ है। सो बेसिकली ये जो रिले है ना, रिले के अंदर दो पार्ट होता है, एक एक प्राइमरी पार्ट एंड एक सेकेंडरी पार्ट। तो इट इज अ स्विच, मान लो ऐसा एक एप्लीकेशन जहां पे तुमको कोई भी एक सर्किट कंट्रोल करना है विथ अ वेरी लो सिग्नल, सपोज वेरी वेरी लो, एक सिंपल एक बैटरी से, है ना। अभी जो आजकल जो रिले का भी बहुत सारा टाइप होता है। एक तरह का टाइप एक होता है नॉर्मल रिले, जो कि आज एक हम अभी दिखाएंगे। अभी जो मार्केट पे नया नया अभी जो सेमीकंडक्टर रिलेज भी आ गया है, जिसका मतलब कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग होता है ना। पर्पस हम लोग का सेम ही है, स्विच की तरह है। एंड क्या है, एक लो सर्किट से हम लोग एक हाई पावरफुल सर्किट को ऑपरेट करेंगे। क्लियर हुआ? सपोज मान लो तुम एक इंडस्ट्री में ऐसा एक मोटर रन कर रहे हो जिसमें एक वो मशीन चलने के लिए सपोज मान के चलो 1000, या फिर मान लो, सॉरी उतना तो ज्यादा नहीं, सपोज 240 या 440 वोल्ट का एक लाइन, मतलब उतना पावर सप्लाई चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स ह्यूज। एक ट्रांसफार्मर को तुम एक रन कर रहे हो, या फिर कोई भी एक बड़ा एक मशीन को रन कर रहे हो, है ना, हेवी मान लो, जो कि एक मशीन जिसको हंड्रेड्स ऑफ टॉन्स मटेरियल्स को उठा सकता है, तो उसको कितना पावर चाहिए। क्लियर हुआ? तो उस तरह का एक डिवाइस को अगर मान लो हम एक दूसरा सिंपल, जब क्योंकि अभी मैक्सिमम डिवाइसेस हो गया है ऑटोमेटेड, तुम कंप्यूटर में बैठ के एंटर दोगे, वो मशीन काम करने लगेगा। क्लियर हुआ? तो अभी सब कुछ ऐसा ही हो गया है, कुछ ना कुछ सर्किटरी, पीएलसी सर्किट, प्रोग्रामेबल लॉजिक सर्किटरी के ऊपर काम करता है। तो एक छोटा सा वोल्टेज के थ्रू, दैट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, जो तुम कंप्यूटर में एंटर कर रहे हो, दैट मीन्स वो बेसिकली क्या है, एक पल्स है ना। एंटर का दैट मीन्स उसमें कुछ एक डिजिटल स्पाइक जनरेट हो रहा है। वो एंटर के थ्रू हो सकता है तुम्हारा कुछ एक स्मॉल सिग्नल जनरेट तुम कर रहे हो, वो सिग्नल के वजह से तुम्हारा वो एक बड़ा सा एक एक्टिविटी हो रहा है। क्लियर हो रहा है? तो इसमें जो है कि एक प्राइमरी सर्किट रहेगा, एक सेकेंडरी सर्किट रहेगा। मतलब पिक्चर से हम लोग ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो मेन इसका मतलब फंक्शन समझ में आया।
जो कि नॉर्मल एक स्विच में क्या होता है, मान लो तुम्हारा घर में एक फैन का या एक पंखा का एक स्विच है, उसमें क्या होता है, नॉर्मल तुम दे देते हो, उसके मतलब सर्किट मतलब ब्रेक होता है। अगर इसको अगर ड्रॉ करेंगे, दैट मीन्स नॉर्मल एक स्विच में एक लाइन है, सिंपल लाइन है, तो एक ओपन मतलब एक पाथ रहता है और लाइन के थ्रू वो डिस्कनेक्ट किया जाता है ना। सो इट इज बेसिकली स्विच। तो इसको अगर तुम प्रेस कर दोगे, दैट मीन्स सर्किट कनेक्ट हो गया, है ना, ओपन लूप से ये क्लोज लूप हो गया। तो अभी सर्किट के अंदर करंट फ्लो या जो भी एक्टिविटी होगा, सर्किट अगर ब्रेक रहेगा तब तो काम नहीं करेगा, है ना। सर्किट के बीच में अगर एक वायर से करंट फ्लो हो रहा है, तुम उसको काट दिए बीच में से, हो गया और कुछ नहीं होगा। क्लियर हुआ। तो स्विच बेसिकली एक जंक्शन का काम करता है ना, एक ब्रिज, सिंपल स्विच। और ये जो अभी रिले हम लोग देख रहे हैं, ये भी एक स्विच है, लेकिन इसमें हम लोग एक सर्किट के थ्रू एक दूसरा सर्किट को ऑपरेट करेंगे। दैट मीन्स एक प्राइमरी सर्किट के थ्रू एक सेकेंडरी सर्किट बोल सकते हो, या फिर कैसे इसका ऑपरेशन है सिंपल भाषा में, यहाँ पे दो सर्किट होता है, एक सर्किट के थ्रू दूसरा सर्किट को हम लोग ऑपरेट करते हैं। क्लियर हुआ, सिंपल सा बात। एंड ये कैसे होगा, ये होगा विथ सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म। ठीक है, कोई भी एक वायर से जब करंट फ्लो करता है तो उसके पास में हम लोग जानते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना। एक साइंटिस्ट इसको प्रूव कर दिए थे ऑलरेडी, बचपन में हम लोग, तुम लोग भी पढ़े हो कि जब एक वायर से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके सामने तुम अगर नीचे में कॉम्पास रखोगे तो देखोगे उसके अंदर जो कंपास का निडल्स है वो घूमने लगेगा। दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो सिंपल सा भाषा में जब एक वायर से फ्लो होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक फील्ड, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है, उसका परपेंडिकुलर में एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। ठीक है, तो एक वायर के सराउंडिंग में इस तरह से होता है। तो इसीलिए देखोगे जब हाई एक्सटेंशन मतलब जो वायर होता है ना, जहां से मतलब बहुत ज्यादा वोल्टेज निकलता है, तो बोलता है कि लोग कि उसमें जब साइड से पास करोगे तो थोड़ा सा सेंसिटिव मतलब होके पास करने के लिए, है ना। क्योंकि मान लो एकदम नजदीक से अगर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब इतना ज्यादा वहां पे स्ट्रांग होता है, मतलब मान लो हंड्रेड्स ऑफ एम्पियर उधर से फ्लो हो रहा है, तो मुश्किल होता है। तो दैट मीन्स हम लोग को उधर आसपास में थोड़ा सा सेंसिटिव रहना पड़ेगा। कोई भी अगर मेटल या फिर कोई भी अगर डिवाइस लेके तुम कैरी कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है या फिर झटका भी लग सकता है। क्लियर हुआ। तो ये जो सिंपल ये जो फंडा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, दैट मीन्स मोर प्रिसाइजली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ये बन रहा है एक करंट फ्लो के पास में, सिंपल यही फंडा को हम लोग जो है ये रिले के कंसेप्ट में इसको हम लोग यूज करेंगे। क्लियर हुआ। दैट मीन्स एक प्राइमरी सर्किट के हम लोग एक सेकेंडरी सर्किट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है मेनली हम लोग का रिले का फंडा। बेसिक क्लियर हुआ। अब तो हम टेक्निकल या फिर थ्योरी तुम लोग को दिखाएंगे ही। इसका जो सिंपल मतलब हम क्या होता है बेसिकली, वो तुम लोग को हम बताने का कोशिश किए कि रिले बेसिकली होता क्या है। तो स्क्रीन शेयर किया जाए। ओके, सो स्क्रीन विजिबल है। दिख रहा है। यस सर। Yes, sir. ओके ओके। सो बेसिकली देखो ऊपर में लिखा हुआ है ऑलरेडी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दैट मीन्स जो फंडामेंटल है वो तुम लोग को समझ में आ ही रहा है ना, कि मैग्नेटिज्म का कुछ यहाँ पे तो बात है। तो यहाँ पे भी जो मेन कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिले बेसिकली होता क्या है, सेम लाइक प्रीवियस। इसका एक सर्किट डायग्राम तुम लोग दिखा सकते हो जो कि हम तुम लोग को इसमें दिखाएंगे। एंड आई होप कि तुम लोग जो ये जो क्लास हो जा रहा है ये सारा जो है यूट्यूब में ऑलरेडी दिया जा रहा है। सो तुम लोग चैनल को भी हम मेरा सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि ये जो क्लास होता है हम जब डालते हैं तुम लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। किसी का कोई क्लास मिस हो जाएगा या फिर एक बार में मान लो समझ में नहीं आया हुआ होगा, सो इट इज ओनली पॉसिबल
जस्ट बिकॉज दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है, क्योंकि जब अगर ऑफलाइन क्लास होगा तो इस तरह से क्लास मिस हो जाएगा, तो आइदर तुमको रिपीट हमको लेना पड़ेगा या फिर दूसरा कुछ प्रोसेस। लेकिन इसमें रिकॉर्डेड हो रहा है, तो तुम लोग के लिए भी ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि किसी का भी अगर कुछ क्लास छूट जाता है या एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो यू कैन चेक इट अगेन, है ना। तो आई थिंक तुम लोग को मिला हुआ है, अगर नहीं तुम लोग ज्वाइन कर चुके हो क्लास वो वाला, मतलब मिल रहा है ना यूट्यूब वीडियो। नहीं सर, नहीं किया। अच्छा, तो हम एक यूट्यूब वीडियो का एक लिंक, ठीक है, कोई भी एक वीडियो का लिंक हम तुम लोग को शेयर कर देंगे। बेसिकली उसमें और भी सब्जेक्ट्स का है जो कि तुम लोग का उतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, तो अगर वो चैनल सब्सक्राइब करके डायरेक्ट तुम लोग जो प्लेलिस्ट है उसमें EIE सिलेक्ट कर लेना। आई थिंक 5 या 6 वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है जितना क्लास हम लिए, ठीक है ना। शुरू से तो एक एक करके क्लास होते जा रहा है, हम उसमें डालते जाते हैं, तो उसको तुम लोग सब्सक्राइब करके रखोगे तो तुम लोग के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। और हम तो ये बोलते ही है हमेशा कि कहीं से भी तुम लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। यू आर फ्री टू रीड, फ्री टू गेन नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। मतलब हम इसका मतलब है हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वैरायटी ऑफ लेसन्स अवेलेबल है, NPTEL कोर्सेज अवेलेबल है। हमेशा जरूरी नहीं है कि मतलब हम जो बोलेंगे वही अल्टीमेट है ना, पढ़ने का कोई मतलब अंत नहीं होता है। ये रिले के ऊपर 5 क्लास लिया जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन उस तरह से करेंगे तो सिलेबस आगे नहीं बढ़ेगा। तो मेन बात है कि मतलब सिलेबस के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना तो हम डेफिनेटली कवर करेंगे ही, लेकिन फिर भी मतलब तुम लोग का जो सब्जेक्ट से एकदम बेसिक लेवल पे दिया हुआ है, सारा का सारा टॉपिक्स नॉन डिपार्टमेंटल पेपर है, इसीलिए आसान मतलब ज्यादा डीप में भी जाने का जरूरत नहीं है। मतलब चीज क्या है, फंडामेंटल जो थिंग्स है उसको हम लोग को सोल्यूशन करना है। हाँ डेफिनेटली, मान लो रेजिस्टेंस का कलर कोड, एक रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम आ गया, यू डू नॉट नो द प्रोसेस, तो कैसे होगा, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बंदा जैसे कोडिंग करेगा एक रेजिस्टेंस का कलर कोड जो कि असाइनमेंट में दिया हुआ है तुम लोग, और तुम लोग भी वैसा ही करोगे, तो जो प्रोसेस का अगर बात आएगा तो उस केस में सेम चीज है ना, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जहां पे मतलब मान लो बहुत ज्यादा डीप में जाके एक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट अगर फोटो रेजिस्टर्स या फिर फोटो डायोड का स्टडी करेगा तो उसको काफी अंदर तक जाना पड़ेगा, है ना। कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड के थ्रू कैसे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है उसको डीप में जाके स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन तुम लोग को जो है मतलब फंडामेंटल चीज क्या हो रहा है उस हिसाब से देखना पड़ेगा, तुम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहे हैं। क्लियर हुआ? सो डेफिनेट सा बात है कि अगर मान लो एक टॉर्क मतलब कोई भी एक जगह पे एक प्रेशर तुम लोग दे रहे हो, मतलब जहाँ पे टॉर्क का यूज हुआ है, जहाँ पे वर्क फोर्स का यूज हुआ है, तो उसका जो कैलकुलेशन है एक मैकेनिकल इंजीनियर एक सिविल इंजीनियर को बहुत ज्यादा उसके ऊपर जानकारी रखना चाहिए, rather than अ कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स फेलो। क्लियर हुआ? तो इट डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारा एस्पेक्ट एंड तुम्हारा गोल कहाँ पे है, तुम किस जगह पे खुद को स्पेशलाइज्ड करना चाहते हो, उसमें तुमको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव चूजन द ब्रांच, दैट मीन्स क्या, तुम्हारा इस मैकेनिकल में या फिर तुम्हारा सिविल में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उसमें तुमको ज्यादा मतलब एनर्जी लगाना है। क्लियर हुआ? रेदर एक कंप्यूटर साइंस लड़का या लड़की क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना प्रोग्रामिंग में देगा। वेरी सिंपल चीज है, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सब्जेक्ट से अभी जो है एक इंटर डिपार्टमेंटल मतलब एक डिसिप्लिन बन रहा है। तुम लोग अगर थोड़ा सा सिलेबस या क्या चल रहा है दुनिया भर में थोड़ा सा अगर नॉलेज रखते हो, देखोगे अभी धीरे धीरे ये सब ब्रांच कंसेप्ट खत्म हो रहा है। क्योंकि अभी एक जो डिवाइस आएगा मार्केट पे, नया जो डिवाइस आ रहा है, कोई भी एक डिवाइस, उसमें सारा मिक्स्ड कंसेप्ट है ना। एक अच्छा इंजीनियर वही हो सकता है मतलब जिसके पास थोड़ा थोड़ा सभी चीज का नॉलेज रहेगा। एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर के पास इलेक्ट्रिकल का भी कुछ कंसेप्ट होता है ना, जो कि मान लो तुम्हारा हो सकता है सिलेबस के अंदर है ही नहीं कुछ पेपर। तो ये एक दिन में नहीं होता है,
एक अच्छा स्टूडेंट को जब नौकरी मिलता है, या फिर एक जब जाओगे आईआईटीज में या एनआईटीज में, देखोगे वहां पे स्टूडेंट्स लोग कैसे तैयारी करता है। मतलब कोई भी एक डिवाइस को खोल खाल के उसका कैसे प्रिंसिपल है, वो डिपेंडेंट नहीं रहते या लिमिट नहीं करते कि मेरा काम इतना तक है। ठीक है, दे आर फ्री टू फ्लाई। ठीक है, नॉलेज इज नॉलेज। तो इंडस्ट्री में काम करने के बाद हम भी एक दो इंसान को ऐसा जानते हैं, मतलब क्या नॉलेज नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियर है, उसके पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नॉलेज इतना है जो कि मतलब हम लोग भी उतना ज्यादा नहीं जानते, है ना। प्रोग्रामिंग स्किल में इतना, और हम तो हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर अच्छा से पकड़ बना के रखो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। चाहे तुम सी ले लो, चाहे तुम सी प्लस ले लो, जावा ले लो, तुम लोग का शायद बेसिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहता भी है कोर्स में। तो फालतू का ऐसा ही नहीं दिया जाता है ना, क्योंकि इंडस्ट्री में काम करने जाओगे तो कोई ना कोई टूल्स के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना पड़ेगा, तो कुछ करना पड़ेगा, तुम्हारा लूप कंसेप्ट होना पड़ेगा, जैसा कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ एल्स लूप। लूप कैसे काम करता है, तो ये सब नहीं जानोगे, इट इज इम्पॉसिबल। आजकल के मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है ना। तो इसीलिए खुद को लिमिट मत रखना कि हम रामगढ़ में आ गए हैं, तुम्हारा कंपटीशन इसी 40 या 50 स्टूडेंट के साथ है। नो, इतना ये कंपटीशन कितना दिन रहेगा, और 2 साल, है ना। तुम कितना नंबर लाए हो, हम कितना नंबर लाए हैं, खत्म हो जाएगा कोर्स, बस सब कुछ खत्म। देन यू हैव टू फाइट विथ एंटायर वर्ल्ड। ठीक है। तो जिसका विजन बड़ा है, जो कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहे हो, तो यू हैव टू स्टडी, क्योंकि स्टडी के बिना और हार्ड वर्क के बिना कोई भी शॉर्टकट मैकेनिज्म से कुछ नहीं होता है। जब इंडस्ट्री में मान लो नौकरी भी अगर मिल जाएगा, उसके बाद भी तुमको लर्निंग चल कंटिन्यू रखना है। ठीक है, नॉलेज तो मतलब एक एजुकेशन लेवल और एक वर्किंग नॉलेज के अंदर ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस। तो जब काम करना स्टार्ट करोगे, तो भी तुम्हारा असली लर्निंग जो है उधर से शुरू होगा। ये जो 8 सेमिस्टर तक जो पढ़ाई करोगे, दिस विल जस्ट एक गिव यू अ पुश। ठीक है, तुमको एक पुश देगा कि चलो ठीक है। लेकिन अल्टीमेट तैयारी या फिर लाइफ तो तब स्टार्ट होगा जो इंडस्ट्री में जाओगे। अगर कोई दूसरा फील्ड में चले जाओगे तो अलग बात है। होप आई एम थोड़ा बहुत मतलब तुम लोग को एक्सप्लेन कर पाए कि क्या है चीज। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट। तो ये जो रिले है, बेसिकली इसका कंसेप्ट हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि रिले कंसिस्ट ऑफ 2 सर्किट्स। सर्किट 1 इज अ सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो ऑलरेडी बार बार बोला गया है। सर्किट 1 इज अ सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट which requires only a small current. When a switch is closed, current flows and the iron rocker arm is attracted to the electromagnet. The arm rotates about the center pivot and pushes the contacts together. Circuit 2 is now switched on. तो हम लोग को स्विच सर्किट 1 के थ्रू सर्किट 2 को ऑपरेट करवाना है। ठीक है, मुद्दा क्या है कि एक लो पावर लेवल से हम लोग एक हाई पावर डिवाइस को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ये सिंपल यहाँ पे 2-3 लाइन में बहुत ही बड़ी बात मतलब कर दिया गया है। यू हैव टू राइट इट ऑल। ठीक है, इसको तुम लोग को नोट करके रखना है। डिले का एकदम बेसिक डेफिनेशन, सर्किट डायग्राम ये भी दे सकते हो, नहीं तो हम एक शो करेंगे अभी। ठीक है, तो सर्किट 2 में हैव अ लार्ज करंट फ्लोइंग थ्रू इट, जो कि हम बोल रहे थे पहले कि 100 ऑफ टॉन्स मान लो कोई भी एक डिवाइस उठा रहा है, to operate a powerful motor or very bright lights. When the switch is opened, the electromagnet releases the rocker arm and the spring moves contact apart. Circuit 2 is now switch off. तो सर्किट 1 के थ्रू हम लोग सर्किट 2 को ऑन ऑफ करवा रहे हैं। तो जो पहले वाला एक स्टूडेंट रिस्पॉन्स किया था कि सर स्विच होके काम करता है, सो ही इज एग्जैक्टली राइट। ठीक है ना, कि नॉर्मल स्विच से थोड़ा सा अंतर है। तो देखते हैं इसके अंदर व्हाई रिले इज यूज्ड। यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस दिया हुआ है ना, कि क्यों रिले का यूज करने का क्या मतलब होता है। ये नॉर्मल स्विच से तो हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं, नो, कुछ एडवांटेज है कि द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ रिले इज दैट स्मॉल करंट कैन बी यूज्ड टू स्विच ऑन एंड ऑफ अ सर्किट विथ अ लार्ज करंट। ठीक है, दिस इज यूजफुल for 2 reasons. Number 1,
the low current circuit may contain components such as an LDR, which only uses a small current, and other hand, only the high current circuit 2 needs to be made from thick wire. ठीक है, तो यहाँ पे एक प्राइमरी सर्किट जो कि सर्किट 1 है, वो सिंपल एक मान लो एलडीआर जो कि अभी अभी पढ़ाई हुआ है, सिंपल लाइट आके उधर गिर रहा है, ठीक ना। तुम लोग को पता क्या बोला गया था कि लाइट आके गिरने के साथ साथ उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा एंड करंट फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल देखो, एक एलडीआर का ही इस्तेमाल यहाँ पे रिले में किया जा सकता है ना। तो एक सिंपल लाइट आके गिर रहा है तो वो एक ह्यूज तुम्हारा वो सर्किट, एक सिंपल एक वायर का, एक नॉर्मल एक वायर का एक सर्किट से, जो कि एक 5 रुपया भी नहीं लगेगा एक सिंपल एलडीआर सर्किट बनाने में, जो तुमको लास्ट एग्जाम्पल में बोला गया था, तो उसके थ्रू तुम एक मतलब 1000 टन से एक डिवाइस को कंट्रोल कर पा रहे हो। क्लियर हुआ? तो कितना आसानी से मतलब ये हो जाता है रिले सर्किट के थ्रू। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में इसका यूजेस बहुत ज्यादा होता है। तुम लोग शायद देखे हो कि आर्डिनो डिवाइस नाम सुने होगा, भी रोबोट तो बनाते हो तुम लोग। Yes, Arduino, राइट, Raspberry Pi. सो यस राइट, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, तो ये सबसे जब देखो कंट्रोल करोगे ना, तो वहां पे भी हम लोग रिले सर्किट को लगाते हैं। दैट मींस यू आर प्रोवाइडिंग, वो है एक सेमीकंडक्टर रिले है, फर्क है थोड़ा सा। ये जो है ये एक नॉर्मल रिले है ना, जिसमें एक सिंपल आर्म रॉक यूज किया जाता है, सिंपल मेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म से यूज किया जाता है ये सिंपल। लेकिन जो अभी जो मार्केट में चलता है बहुत ज्यादा, वो सेमीकंडक्टर रिले होता है, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी सेम चीज, उसमें हम लोग डिजिटल मतलब मान लो प्रोग्रामिंग के थ्रू 1-0 बाइनरी डिजिट को फॉर्म करेंगे। अब बाइनरी डिजिट को 1-0 होने से ही एक सर्किट मेरा ऑन ऑफ होने लगेगा। क्लियर हुआ? सिंपल एक बाइनरी 1-0 के से कैसे मतलब एक बड़ा सा एक डिवाइस को तुम कंट्रोल कर पा रहे हो। क्लियर हुआ? कुछ सेंसर्स हम लोग लगाते हैं, कुछ सेंसर्स लगाने से कोई भी सेंसर्स हो सकता है, अल्ट्रासोनिक सेंसर हो सकता है, जिसमें ये जो एलडीआर हो सकता है, फोटोडायोड हो सकता है, साउंड कैचिंग डिवाइस कुछ हो सकता है। तो उसके थ्रू कुछ पल्स जनरेट हो रहा है, वो पल्स कैन चेंज योर सर्किटरी, एंड उसके थ्रू कोई एक बड़ा चीज मेरा को किया हम लोग कर सकते हैं ड्यू टू दिस रिले, विद द हेल्प ऑफ दिस रिले। क्लियर हुआ? सो ये सिंपल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 2-4 लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन ये रिले का अल्टीमेट सारा थिंग्स यहाँ पे बोल दिया गया है, बेसिक जो फंडामेंटल लाइंस है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक वीडियो को देखते हैं, रिले का इंपॉर्टेंट एक वीडियो है। एंड ये सर्किट तुम लोग एग्जाम में भी मतलब ये जो दिख रहा है स्क्रीन, आई थिंक विजिबल है। तो एक सर्किट को हम ऑन कर रहे हैं, देखो थोड़ा सा, ठीक है। कंट्रोल करना जरूरी होता है। प्रयोग होता है जैसे सॉलिड स्टेट रिले। रिले का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर लो पावर सिग्नल का प्रयोग करके सर्किट को कंट्रोल करना जरूरी होता है, या जहां सर्किट को एक ही सिग्नल से कंट्रोल करना होता है। रिले यह सुनिश्चित करते हैं कि कंट्रोल करने वाले और कंट्रोल किए जा रहे सर्किटों के बीच पूरी तरह इलेक्ट्रिकल पृथक्करण हो। रिले का प्रयोग अक्सर सर्किटों में करंट कम करने के लिए किया जाता है, जो प्राथमिक कंट्रोल स्विच से होकर प्रवाहित होता है। अपेक्षाकृत कम एम्पियर वाले स्विच, टाइमर या सेंसर का प्रयोग कहीं अधिक क्षमता वाले लोड को चालू और बंद करने के लिए किया जा सकता है। हम इस वीडियो में इसके उदाहरण देखेंगे। रिले में दो मुख्य सर्किट होते हैं, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। प्राइमरी सर्किट रिले को संचालित करने के लिए कंट्रोल सिग्नल प्रदान करता है। इसे एक मैनुअल स्विच, थर्मोस्टेट या किसी प्रकार के सेंसर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। प्राइमरी सर्किट सामान्य रूप से कम वोल्टेज वाली डीसी आपूर्ति से जुड़े होते हैं। सेकेंडरी सर्किट लोड से जुड़ा होता है तथा लोड को स्विच करने और नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। जब हम लोड के बारे में बात करते हैं, हमारा मतलब ऐसी किसी डिवाइस से है जिसे चलाने में बिजली की खपत होती है, जैसे पंखा, पंप, कंप्रेशर या फिर बिजली का बल्ब भी। प्राइमरी साइड में हमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल मिलता है। यह एक वायर का कॉइल है। जब इस वायर से करंट गुजरता है तो यह मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर से होकर गुजरती है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है। इसे हम वायर के चारों ओर कुछ कंपास रखकर देख सकते हैं। जब करंट वायर से होकर गुजरता है, कंपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अनुरूप अपनी दिशा बदल देता है।
जब हम वायर को एक कॉइल में लपेट देते हैं, सभी वायर्स के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ जुड़कर एक अधिक बड़ा और अधिक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। हम केवल करंट को नियंत्रित करके इस मैग्नेटिक फील्ड को भी नियंत्रित कर सकते हैं। वैसे हम हमारे पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि सोलेनॉइड कैसे काम करते हैं और आप अपना खुद का सोलेनॉइड कैसे बना सकते हैं। इस बारे में जरूर जानें। इसके लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंत में हम आर्मेचर देख सकते हैं। यह एक छोटा सा पुर्जा होता है जो एक धुरी पर लगा होता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऊर्जा मिलती है, वह आर्मेचर को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट की ऊर्जा खत्म हो जाती है, आर्मेचर अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है। आमतौर पर इसे अपनी जगह वापस लाने के लिए इसमें एक स्प्रिंग यानी कमाने का प्रयोग किया जाता है। आर्मेचर से घूमने वाला कॉन्टैक्टर जुड़ा होता है। जब आर्मेचर इलेक्ट्रोमैग्नेट की ओर खींचता है तो यह कॉन्टैक्टर जुड़कर बंद हो जाता है और सेकेंडरी साइड में सर्किट पूरा हो जाता है। हमारे पास दो बेसिक रिले हैं, एक जो सामान्य अवस्था में खुले रहते हैं और दूसरे जो सामान्य अवस्था में बंद रहते हैं। अन्य प्रकार के रिले भी हैं और वीडियो में आगे हम उन्हें भी देखेंगे। सामान्य रूप से खुले रिले में सेकेंडरी सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए लोड बंद रहता है। लेकिन जब करंट प्राइमरी सर्किट से होकर गुजरता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है। मैग्नेटिक फील्ड आर्मेचर को अपनी ओर खींचता है और घूमने वाले कॉन्टैक्टर को धक्का देता है जब तक कि वह सेकेंडरी सर्किट के टर्मिनल को नहीं छूता। इस तरह सर्किट पूरा हो जाता है और लोड को बिजली मिलने लगती है। सामान्य तौर पर बंद रहने वाली रिले में सेकेंडरी सर्किट आमतौर पर पूरा होता है और लोड चालू रहता है। जब प्राइमरी सर्किट से करंट गुजरता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण आर्मेचर दूर हट जाता है और कॉन्टैक्टर से डिस्कनेक्ट हो जाता है और सर्किट टूट जाता है। इससे लोड को हो रही बिजली आपूर्ति बंद हो जाती है। According to Mr. Warren Buffett, in the stock markets, when the tide is up, everybody is swimming. यानी जब मार्केट बढ़ रही होती है तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करे, किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से इन्वेस्टमेंट करें, उनका पैसा बन जाता है। Only when the tide goes down, you will realize who was swimming without the underpants. यानी जब मार्केट गिरती है और सब कोलैप्स हो रहे होते हैं, तब आपको पता लगता है कि राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या थी। क्या आप नहीं जानना चाहते कि आपके लिए वो राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है? क्या आप नहीं जानना चाहते कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं बट आपको लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप कैसे स्टार्ट करें, अपना पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करें, तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी आर कंडक्टिंग अ फ्री लाइव वेबिनार दिस वीकेंड. And to know the date and time, you can click somewhere around the video. But since it's a live session, the seats are limited. So I will ask you to click on the button now, fill in the details, and I'll see you in the session. A lot of times I used to get very nervous speaking to overseas clients because I couldn't understand what they were saying, and with my accent it was difficult for them to understand me. One of my colleagues recommended Cambly. They have tutors from UK and USA, and once I started practicing with them, they helped me improve my accent, my pronunciation, and really get over the fear of speaking to people from different countries. It's finally great to be able to express myself clearly and participate better in office meetings. So I have to face customers every day and they speak fluently in English. And earlier I used to struggle a little to communicate with them. But last year I made it my New Year resolution to work on my speaking skills. And that's when I discovered Cambly. The tutors are very patient and encouraging. And by regularly practicing with them, I'm able to confidently express myself. As a result, I feel more motivated at work, and my colleagues have also started noticing this difference in our team meetings. The investment has finally paid off because I got promoted earlier this year. With Cambly, you can have one-on-one English classes with native English-speaking tutors at the touch of a button. Cambly, your personal English teacher. Download the app now. सॉलिड स्टेट रिले या एसएसआर भी सैद्धांतिक रूप से इसी तरह काम करता है।
लेकिन इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले के विपरीत इसमें कोई गतिशील पुर्जा नहीं होता है। सॉलिड स्टेट रिले इनपुट आउटपुट को पृथक करने के लिए और स्विचिंग संबंधी कार्यों के लिए सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टरों की इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का प्रयोग करता है। इस प्रकार के डिवाइस में इसमें हमें प्राइमरी साइड पर इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह एलईडी लाइट दिखाई देती है। किसी गैप और साथ में लगे फोटो सेंसिटिव ट्रांजिस्टर में चमकते प्रकाश की बीम डालकर एलईडी ऑप्टिकल कपलिंग प्रदान करती है। हम बस एलईडी को चालू और बंद करके इस प्रकार के ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फोटो ट्रांजिस्टर बहुत हद तक एक इंसुलेटर के तौर पर काम करता है और जब तक कि इस पर प्रकाश न पड़े यह करंट को बहने से रोकता है। फोटो ट्रांजिस्टर के अंदर सेमीकंडक्टर मटेरियल की कई परतें होती हैं। ये मटेरियल एन टाइप और पी टाइप होते हैं जो आपस में सैंडविच की तरह जुड़े होते हैं। एन टाइप और पी टाइप दोनों ही सिलिकॉन के बने होते हैं, लेकिन इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव लाने के लिए इन्हें अन्य प्रकार के मटेरियल के साथ मिलाया जाता है। एन टाइप को किसी ऐसे मटेरियल के साथ मिलाया गया है जिससे इसे बहुत से अनावश्यक और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अन्य अणुओं में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। पी टाइप को ऐसे मटेरियल के साथ मिलाया गया है जिसमें अपेक्षाकृत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इस तरफ बहुत सा खाली स्थान होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। जब इन मटेरियल्स को साथ में मिलाया जाता है एक इलेक्ट्रिकल बैरियर बन जाता है और इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित होने से रोकता है। लेकिन जब एलईडी जलाई जाती है इसमें से एक और तत्व निकलता है जिसे फोटोन कहा जाता है। फोटोन पी टाइप मटेरियल पर पड़ता है और इलेक्ट्रॉनों से टकराता है, उन्हें बैरियर के दूसरी ओर एन टाइप मटेरियल में जाने के लिए धक्का देता है। अब इलेक्ट्रॉन पहले बैरियर को पार कर लेते हैं और इसलिए एक करंट जनरेट होता है। जब एलईडी बंद कर दी जाती है तो फोटोन इलेक्ट्रॉनों को धक्का देना बंद कर देते हैं और सेकेंडरी साइड में करंट प्रवाहित होना बंद हो जाता है। इसलिए हम सेकेंडरी सर्किट केवल एक प्रकाश की बीम का प्रयोग करके नियंत्रित कर सकते हैं। रिले कई प्रकार के होते हैं। हम कुछ मुख्य रिले प्रकारों पर विचार करेंगे और उनके प्रयोग के बारे में कुछ सरल उदाहरण देखेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने रिले का प्रयोग कहां और किस तरह होते हुए देखा है, या और भी बेहतर होगा अगर आप मुझे उसके प्रयोग के लिए आइडिया दे सकें, या फिर अपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में बताइए जिस पर आप काम कर रहे हों और वहां रिले का प्रयोग किया जा सकता हो। जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले इस वीडियो में सामान्य रूप से खुले रहने वाले रिले को देखा है, इसका मतलब है कि जब तक प्राइमरी साइड पर सर्किट पूरा नहीं होता सेकेंडरी साइड का लोड बंद रहता है। हम उदाहरण के तौर पर प्राइमरी साइड में स्विच के रूप में एक बायमेटालिक स्ट्रिप का प्रयोग करके पंखे को नियंत्रित करेंगे। जब बायमेटालिक स्ट्रिप का तापमान बढ़ेगा तो वह मुड़ जाएगी। एक निश्चित तापमान पर यह सर्किट पूरा कर लेगी और ठंडक देने के लिए पंखे को चालू कर देगी। सामान्य रूप से बंद रिले भी होते हैं। इसका मतलब है सेकेंडरी साइड का लोड सामान्य रूप से चालू रहता है। उदाहरण के लिए हम स्टोरेज टैंक में पानी का एक निश्चित स्तर बनाए रखने के लिए एक साधारण पंप सिस्टम को नियंत्रित कर सकते हैं। जब पानी का स्तर नीचे होता है तो पंप चालू रहता है, लेकिन जैसे ही पानी आवश्यक स्तर पर पहुंच जाता है यह अपना प्राइमरी सर्किट पूरा कर लेता है और कॉन्टैक्टर को वापस खींच लेता है, जिससे पंप में बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है। एक मानक सामान्यतः खुले रिले में जैसे ही प्राइमरी सर्किट में ऊर्जा आपूर्ति बंद होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाता है और स्प्रिंग यानी कमानी से खींचकर कॉन्टैक्टर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। कभी कभी हम चाहते हैं प्राइमरी सर्किट खुल जाने के बाद सेकेंडरी सर्किट भी चलता रहे। इसके लिए हम सिटकनी रिले का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब हम एलिवेटर का कॉल बटन दबाते हैं तो हम चाहते हैं कि बटन की लाइट जलती रहे ताकि उपयोगकर्ता को पता चल जाए कि एलिवेटर आ रही है। इसलिए हम इस काम के लिए सिटकनी रिले का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह के रिले की कई अलग अलग डिजाइनें आती हैं, लेकिन इस आसान उदाहरण में हमने 3 अलग किए हुए सर्किट और उनके बीच लगाने के लिए एक पिस्टन लिया है। पहला सर्किट कॉल बटन है, दूसरा लैंप है और तीसरा रीसेट सर्किट है। जब कॉल बटन दबाया जाता है तो वह सर्किट पूरा कर लेता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऊर्जा देता है। इससे पिस्टन खिंचती है और सर्किट पूरा करके लैंप को चालू कर देती है। एलिवेटर नीचे भेजने के लिए एलिवेटर कंट्रोलर को भी एक सिग्नल भेजा जाता है। बटन को छोड़ देने पर शुरुआती सर्किट में बिजली आपूर्ति बंद हो जाती है, लेकिन पिस्टन में स्प्रिंग नहीं लगी होती है, इसलिए वह वहीं का वहीं बना रहता है और लैंप जलता रहता है। जैसे ही एलिवेटर कार निचली मंजिल पर पहुंचती है वह बंद करने के स्विच के संपर्क में आती है। यह दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऊर्जा देता है
और पिस्टन को पीछे खींच लेता है और लैंप को बिजली की आपूर्ति बंद हो जाती है। इस तरह सटकनी रिले में पोजिशनल मेमोरी होने का लाभ मिलता है। एक बार सक्रिय हो जाने पर ये अपनी पिछली स्थिति में बने रहते हैं। इसके लिए इन्हें आगे किसी इनपुट या करंट की जरूरत नहीं होती है। ओके, सो रिले का थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग समझे एंड इसमें जितना भी मतलब बोला गया है दैट मीन्स एक चीज तो हम लोग को क्लियर हुआ कि रिले जो है ये बेसिकली वर्क कर रहा है टोटली ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल, है ना। दैट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो भी रिले का इसमें उदाहरण दिया गया है सभी का सभी में हम लोग क्या देखें कि एक मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड का कुछ हरकत इसमें है। ठीक है, तो इसमें सिंपल इतना मतलब तुम लोग का इलास्ट्रेशन में नहीं चाहिए। अगर नहीं मतलब जस्ट एग्जांपल के लिए हम लिफ्ट का जो एग्जांपल देख रहे थे तो जस्ट एक उदाहरण रूप में तुम लोग को दिखा रहे थे। लेकिन जो फर्स्ट जो बेसिक डायग्राम था दैट मीन जो फर्स्ट सर्किट वाला जो सर्किट 1 एंड सर्किट 2 था तो वो एक फंडामेंटल था कि हाउ रिले वर्क्स। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें वो डायग्राम देना जरूरी है, ठीक है ना, जिसमें एक सर्किट 1 सर्किट 2 उस तरह से एक मॉडल रहेगा। उसी को बिहाफ में तुम लोग उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। तो रिले का इतना ही है। तो बेसिकली रिले का एडवांटेज भी हमको बहुत सारा देखे, रिले की यूज होता है, रिले का डेफिनेशन इतना ही रिले है। रिले का टाइप्स देख सकते हो 2-4, बस दैट्स इट फॉर रिले, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो आई होप रिले का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट, हम तुम लोग का पूरा सिलेबस के नियम में चल रहे हैं तो उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का भी कुछ पार्ट दिया हुआ है एंड CRO, ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो इसके बारे में कल थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट है इस रिगार्डिंग? Okay, fine. So I think it is clear to you. So वीडियो YouTube पे रहेगा, ठीक है, तुम लोग एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हो। तुम लोग के लिए जितना मतलब बेनिफिट हो, मतलब समझ में आए उसी हिसाब से। और ऑनलाइन मोड पे क्लास हो रहा है, इसमें थोड़ा सा इजी होता है एनिमेशंस वगैरह शो करना, जो कि अगर फिजिकल क्लास होता तो उसमें प्रोजेक्टर का जरूरत पड़ता या फिर स्मार्ट क्लासरूम का जरूरत पड़ता है ना। तो कंप्यूटर से इजीली हो सकता है, तो इसका बेनिफिट तुम लोगों को लेना चाहिए। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी है, ठीक है ना, हाई कंसंट्रेशन बना के रखना क्लास में, इतना लगातार क्लास होता है, लेकिन कुछ ना कुछ एडवांटेज भी है एंड दीज आर द एडवांटेज, जिसमें कुछ हम लोग तुम लोग का एनिमेशन वगैरह लैपटॉप के थ्रू दिखा सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।